ये नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। चार्ज, आरोप, आपने देखा कि सेक्शन 173 में एफआईआर हुआ और फिर पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ किया। इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गया। इन्वेस्टिगेशन के समापन के पश्चात पुलिस अधिकारी को अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल और पुलिस अधिकारी ने धारा 193 की उपधारा 3 की रिपोर्ट को तैयार करके पुलिस रिपोर्ट को तैयार करके उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा। तब आपने देखा कि उस पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट ने धारा 210 के अंतर्गत काग्निजेंस। अब जब काग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले लेता है, उस अपराध का संज्ञान कर लेता है, तो अब संज्ञान करने के बाद का अगला जो स्टेप होता है कि मजिस्ट्रेट अब अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध वह आरोप को विरचित करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज चैप्टर और चार्ज चैप्टर से संबंधित प्रोविजन देखेंगे कि धारा 234 से लेकर के धारा 247 तक में दिया गया है और इसमें जो सेक्शन 2(1) परिभाषा खंड आपने पढ़ा और इस परिभाषा खंड में सेक्शन 2(1)(f) में ये चार्ज शब्द को आरोप शब्द को परिभाषित किया गया है। तो पूरा प्रोविजन सेक्शन 2(1)(f) में चार्ज को डिफाइन किया गया है और चार्ज से संबंधित पूरा प्रावधान ये धारा 234 से लेकर के धारा 247 तक में दिया गया है। अब ये भी देखेंगे कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है सेक्शन 234 से लेकर के 240 तक, फॉर्म ऑफ चार्जेज, ये आरोप का प्रारूप क्या होता है। और दूसरा इसका पार्ट जो आप पढ़ेंगे वो सेक्शन 241 से लेकर के 247 तक, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज। तो ये चार्ज चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि मेंस में चार्ज और ट्रायल चैप्टर दोनों तैयार है, इसमें से एक प्रश्न आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो चार्ज है, पहला पार्ट तो कुछ आसान है, जो सेकंड इसका पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल और कठिन भी है और प्रायः उस एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज की परिभाषा कि चार्ज कहा किसे जाएगा। तो देखें, आरोप शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1)(f) में आरोप शब्द को परिभाषित किया गया है और आरोप शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आरोप के अंतर्गत जब एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप हो तो कोई भी आरोप,
शब्द लिखा है कि जब एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप हो तो कोई भी आरोप, ये चार्ज की परिभाषा दी गई है। लेकिन इस चार्ज की परिभाषा से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वास्तव में चार्ज है क्या। जो सेक्शन 21F में जो चार्ज की परिभाषा दी गई है, यह परिभाषा अपने आप में कंप्लीट नहीं है और न ही यह परिभाषा पूरी तरीके से संतोषजनक एवं व्यवहारिक प्रतीत होती है। जो चार्ज की परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि चार्ज में एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप या कोई भी आरोप। तो पहली चीज, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप और एक शीर्ष वाला आरोप, वन हेड का चार्ज या मोर देन वन हेड चार्ज शब्द लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब कोई अभियुक्त व्यक्ति केवल एक अपराध कारित किया है और एक अपराध के लिए जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसी को कहा जाएगा एक शीर्ष वाला आरोप। जब अभियुक्त ने केवल एक अपराध किया है और एक अपराध के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो कहा जाएगा कि एक शीर्ष वाला आरोप। और वहीं पर यदि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगा है और एक से अधिक अपराध के लिए जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है तब उसी को कहा जाएगा कि एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप। तो अब जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जब सेकेंड शेड्यूल को आप पढ़ेंगे, द्वितीय अनुसूची को जब देखेंगे तो इस द्वितीय अनुसूची के फार्म नंबर 33 है कि 32, 33, ये जो फार्म नंबर 33 है, ये फार्म नंबर 33 को आप देखेंगे तो उसमें पूरा प्रोफार्मा दिया गया है। उसमें पूरा प्रारूप उसमें बताया गया है कि यदि अभियुक्त ने केवल एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए उसके ऊपर चार्ज का प्रारूप कैसा होगा। और यदि अभियुक्त व्यक्ति ने एक से अधिक अपराध किया है तो एक से अधिक अपराध के लिए जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो एक से अधिक अपराध के लिए आरोप का प्रारूप कैसा होगा। तो जो इसका प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, वो शेड्यूल 2 के फार्म नंबर 33 के अंतर्गत दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि आरोप का व्यवहारिक रूप में क्या मतलब हुआ। इसमें तो संहिता में तो आपने देख लिया, इसमें जो चार्ज की परिभाषा दी गई है उसमें ये कहा गया है कि जहां अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप है तो कोई भी आरोप शब्द लिखा है। इसका मतलब आपने देख लिया कि एक शीर्ष वाला आरोप और एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप, अर्थात अभियुक्त एक अपराध किया है, एक अपराध के लिए जब उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो एक शीर्ष वाला आरोप कहा जाएगा। और जब एक से अधिक अपराध करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो उसी को एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप उसका कहा जाएगा। और इसका प्रोफार्मा भी आपको बताए कि शेड्यूल 2 के फार्म नंबर 33 में इसके इसके प्रारूप को बताया गया है कि एक अपराध के लिए आरोप लगाना है तब उसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाएगा, और एक से अधिक अपराध के लिए आरोप लगाया गया है
तब उसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाएगा। तो अब व्यवहारिक रूप में देखा जाए कि आरोप का क्या मतलब होता है कि जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध की विचारण के प्रयोजन के लिए जब उस पर कोई लांछन लगाता है, आक्षेप लगाता है, तो ऐसे आक्षेप लगाने को ही उसको आरोप उसको कहा जाएगा। तो जब किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा उसके ऊपर कोई आक्षेप लगाया जाता है, लांछन लगाया जाता है, तब उसी को आरोप कहा जाता है। और ये जो चार्ज है इसको भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग ही माना जाता है। आरोप का विरचित किया जाना एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया ही मानी जाती है। तो विचारण के प्रारंभ करने से पहले अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जिस अपराध को उसने किया है उस अपराध के लिए उसके ऊपर आरोप को लगाया जाता है, आरोप को विरचित किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि जो चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज फ्रेम करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आरोप का उद्देश्य क्या होता है। तो अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप लगाया जाता है, आरोप का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अभियुक्त व्यक्ति को इस बात का बोध करा दिया जाए, उसको जानकारी करा दिया जाए कि उस पे ऊपर कौन से अपराध करने का आक्षेप है, ताकि अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रभावशाली ढंग से वह डिफेंस कर सके। तो अभियुक्त निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए, फेयर ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप का लगाया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने फला अपराध कारित किया है। जब तक अभियुक्त के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा तब तक अभियुक्त व्यक्ति अपना प्रभावशाली ढंग से वह उसका डिफेंस नहीं कर सकता है। तो चार्ज का यही उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को इस बात का बोध करा दिया जाए, उसको इस बात की जानकारी करा दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर फला अपराध करने का आरोप है। यही इसका उद्देश्य होता है। तो एक तो जैसे सवाल पहला बनता है कि चार्ज को परिभाषित करिए, तो सेक्शन 21F में जो चार्ज की परिभाषा दी गई है इस परिभाषा को आपको बताना है, साथ ही साथ व्यवहारिक परिभाषा को भी बताना है। इसका प्रोफार्मा कहाँ पर दिया गया है, यह एक जुडिशियल प्रोसेस है। ये सारी बातें ये चार्ज की परिभाषा के अंतर्गत बताएंगे। तो पहली चीज चार्ज की परिभाषा आपने देखा, दूसरा कि चार्ज फ्रेम करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। अब इसके बाद अब आता है इसमें मेन पॉइंट की चार्ज के क्या कंटेंट्स होते हैं। तो तीसरे नंबर पर कि चार्ज का कंटेंट क्या होता है, चार्ज में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, चार्ज की क्या कंटेंट्स है, चार्ज की अंतर्वस्तु क्या होती है। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप में किन किन बातों का उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। तो जब चार्ज के कंटेंट्स को पूछा जाता है तो चार्ज के कंटेंट्स में आपको लिखना है धारा 234, धारा 235 और धारा 236। ये तीन धाराओं में ये चार्ज के कंटेंट्स को बताया गया है। ये आरोप की अंतर्वस्तु क्या है, आरोप में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए,
तो अब चार्ज के कंटेंट से संबंधित तीन प्रोविजन आपने देखा। सबसे पहला धारा 234 है, और धारा 234 में भी देखेंगे तो कुल इसमें 7 कंटेंट्स बताए गए हैं कि चार्ज में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो धारा 234 में 7 कंटेंट्स बताए गए हैं कि अब चार्ज में किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखें तो लिखा है द नेम ऑफ ऑफेंस। अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है उस अपराध का नाम का आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। तो अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जिस अपराध के करने का आरोप है उस अपराध के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब दूसरा कंटेंट्स देखें। अब दूसरे कंटेंट्स में क्या कहा गया है? लिखा है कि अपराध का सृजन करने वाली विधि। तो अपराध का सृजन करने वाली विधि कौन है? भारतीय न्याय संहिता है जो अपराध का सृजन करती है, या अन्य विधि के अंतर्गत जहां अपराध का उल्लेख किया गया है। तो जो दूसरा पॉइंट कहता है कि अपराध का सृजन करने वाली विधि यदि अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम देती है, कोई विनिर्दिष्ट नाम देती है, तो उस स्पेसिफिक नेम का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट में दूसरा चार्ज के क्या कंटेंट्स हैं? ये अपराध का सृजन करने वाली विधि उस अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम देती है, कोई विनिर्दिष्ट नाम देती है, तो उस विनिर्दिष्ट नाम का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे अब अभियुक्त ने हत्या का अपराध कारित किया है, लूट का अपराध कारित किया है, चोरी का अपराध कारित किया है, तो इस अपराध का देख रहे हैं कि धाराओं के अंतर्गत स्पेसिफिक उसका विनिर्दिष्ट नाम दे दिया गया है। ये हत्या का अपराध है, ये चोरी का अपराध है, ये लूट का अपराध है। तो यदि उस अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है, कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, तो उस विनिर्दिष्ट नाम का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट देखें। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि अपराध का सृजन करने वाली विधि यदि अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देती है। जैसे आप देखेंगे कि कुल 358 भारतीय न्याय संहिता में धाराएं दी गई हैं। तो 358 सेक्शन के अंतर्गत हर अपराध का स्पेसिफिक नेम नहीं दे दिया गया है। कुछ ऐसे भी अपराध हैं जिसका पर्टिकुलर विनिर्दिष्ट उसका नाम नहीं दिया गया है। तो जहां अपराध का कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है, तब वहां पर चार्ज में किस बात का उल्लेख किया जाएगा? दूसरे पॉइंट के अंतर्गत तो देख रहे हैं कि अपराध का सृजन करने वाली विधि है और वह उस अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम देती है, कोई विनिर्दिष्ट नाम देती है, जैसे हत्या, लूट, डकैती, चोरी, तो उसका उसमें उल्लेख कर देना चाहिए। लेकिन यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि उस अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देती है, तब ऐसी परिस्थिति में तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो अपराध की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के इतने पार्ट का उसमें उल्लेख कर दिया जाना चाहिए
ताकि अभियुक्त व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यदि स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है तब तो विनिर्दिष्ट नाम का ही चार्ज में उल्लेख किया जाएगा। यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देती है तो जो अपराध की परिभाषा है उस परिभाषा के इतने पार्ट का चार्ज में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ये तीसरा इसमें सब क्लाज है। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने जिस विधि के अंतर्गत अपराध किया है और जिस धारा के अंतर्गत अपराध किया है तो उस विधि का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए तथा साथ ही साथ धारा का भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। तो जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता की फलाधारा के अंतर्गत अपराध करने का उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो चौथे क्लाज के अंतर्गत बताया गया है कि जिस विधि के अंतर्गत उसने अपराध किया है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसने अपराध किया है, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता लिखा जाना चाहिए, उस विधि का नाम लिखा जाना चाहिए तथा साथ ही साथ जिस धारा के अंतर्गत उसने अपराध किया है उस धारा का भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। अब पांचवा पॉइंट केवल समझने लायक ही है, बाकी चार्ज में इसको लिखा तो नहीं जाता है। अब चार्ज का पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का आरोप लगा दिया गया है तो उस आरोप में जो कथन किया गया है, जो लिखा गया है, लिखा है कि इस बात के समतुल्य होगा। इस बात के समतुल्य होगा कि उस अपराध को लागू होने के लिए जितनी आवश्यक शर्तें हैं उन सारी शर्तों को पूरा करके तब आरोप को लगाया गया है। मतलब कि यदि अभियुक्त के ऊपर किसी धारा का आरोप लगा दिया जाता है तो इसका मतलब कि उस धारा को लागू होने के लिए जितनी शर्त है वो सारी शर्त पूरी हो चुकी है, तभी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर उस धारा का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। यदि चार्ज लगाया गया है, उसमें कोई कथन किया गया है तो वह इस बात के समतुल्य होगा कि उस अपराध को लागू होने के लिए जितनी अपेक्षित शर्तें हैं वो सारी शर्त पूरा करके तभी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है। जैसे अब मान लीजिए कि ये अभियुक्त है और इसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का आरोप है, अर्थात ए के ऊपर हत्या कारित करने का आरोप है। तो अब यदि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का ए के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो अब 103 यदि चार्ज में लिख दिया गया तो इसका क्या मतलब है कि हत्या के लिए जितनी अपेक्षित शर्तें हैं वो सारी शर्त फुलफिल हुई है, तभी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर ये धारा 103 का आरोप लगाया गया है। अर्थात हत्या की परिभाषा आपने पढ़ा धारा 101 के अंतर्गत, और धारा 101 के अंतर्गत आपने देखा कि कुल इसमें 4 उपखंड दिया गया है और इन 4 उपखंडों में से किसी भी उपखंड के अंतर्गत मामला आता है तो वह हत्या कहलाएगा।
तो अब हत्या का आरोप लगाया गया है, तो इसका क्या मतलब है कि अभियुक्त का जो प्रकरण है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में जो 4 उपखंड दिए गए हैं, उन 4 उपखंडों में से किसी न किसी उपखंड के अंतर्गत उसका प्रकरण आता है। दूसरा इसका अर्थ क्या समझा जाएगा कि जब आपने पढ़ा भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या, तो हत्या पढ़ाते समय आपने को बताए थे कि उसी धारा 101 के अंतर्गत 5 एक्सेप्शन भी दिया गया है। और ये भी आपने पढ़ा था कि यदि प्रकरण उन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, तो वह प्रकरण वह कल्पेबल होमिसाइड हत्या नहीं होगा, वह मर्डर नहीं होगा। और जब मर्डर नहीं होगा तब उसके ऊपर केवल कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। यदि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर धारा 103 का चार्ज लगा दिया गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि अभियुक्त व्यक्ति का प्रकरण धारा 101 के 4 उपखंडों में से किसी उपखंड के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ धारा 101 में जो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, तभी 103 का चार्ज लगा है। या याद करें तो धारा 101 में जब हत्या की परिभाषा आपने पढ़ा और धारा 101 में 5 एक्सेप्शन आपको बताए, जिसमें पहला एक्सेप्शन आप याद करें तो पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं है यदि अभियुक्त व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला हो, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिला हो, और उस गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, और आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर के उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया था या भूल या दुर्घटनावश अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तब वह आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा, बल्कि अब उसको केवल आपराधिक मानवबद्ध के लिए धारा 105 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, न कि उसको धारा 103 के अंतर्गत हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन जब आपने धारा 101 का पहला एक्सेप्शन पढ़ा, तो उस पहले एक्सेप्शन में भी 3 प्रोवाइजो आपको बताए थे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि धारा 101 में जो पहला एक्सेप्शन है और पहले एक्सेप्शन में 3 परंतुक दिया गया है और 3 प्रोवाइजो के अंतर्गत मामला आता है, तब वह मामला हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे आपने देखा था कि जहां पर अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपन में आकर के और वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो जहां स्वेच्छा वॉलंटरली प्रोवोक होकर के और वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तब उसका प्रकरण हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। कोई पब्लिक सर्वेंट है और वह अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और उसके कारण सामने वाला व्यक्ति प्रकोपन में आ जाता है और पब्लिक सर्वेंट की मृत्यु कारित कर देता है, तो आपने देखा कि ये प्रकरण हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अभियुक्त के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है, तो हत्या को लागू होने के लिए जितनी शर्त है वो सारी शर्त पूरी हो चुकी है, तभी अभियुक्त के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है। अर्थात उसका प्रकरण धारा 101 के 4 खंडों में से किसी खंड के अंतर्गत आता है। धारा 101 में
5 एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं आता है। यदि धारा 101 के पहले अपवाद के अंतर्गत आता है तो साथ ही साथ जो 3 परंतुक दिया गया है उसके अंतर्गत मामला आता है। तब ये इसका अर्थ है कि कोई भी चार्ज लगाया जाता है अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर, उसमें जो कुछ कहा गया है यह कथन इस बात के समतुल्य होगा कि उस अपराध को लागू होने के लिए जितनी अपेक्षित शर्तें हैं वो सारी शर्त पूरा करके तभी चार्ज को लगाया गया है। ये 5वां उपखंड है। अब 6वें उपखंड में क्या कहा गया है कि जो आरोप है वह न्यायालय की भाषा में ही लगाया जाएगा, लिखा जाएगा। तो जो चार्ज है वो न्यायालय की भाषा में ही उसको लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसमें 7वां उपखंड दिया गया है और 7वां उपखंड क्या कहता है? 7वें उपखंड में बताया गया है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसका कन्विक्शन हुआ है, उसकी दोष सिद्धि हुई है, तो उस पूर्व दोष सिद्धि के कारण जो उसने दूसरा अपराध किया है उसमें दंड में वृद्धि हो सकती है। तब ऐसी परिस्थिति में आरोप विरचित करते समय पूर्व दोष सिद्धि की तारीख और समय कि उसने कब पहला अपराध कारित किया था इसका भी उल्लेख आरोप में किया जाएगा। अब इसको खूब अच्छे से आपको समझाए थे जब भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 आपको पढ़ाए थे, सेक्शन 13 पढ़ाए थे, तो आपको बताए थे कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, जो आदतन अपराधी होता है, जो बार बार अपराध कारित करता रहता है, तो वहां पर दंड में वृद्धि भी हो जाती है। लेकिन आपको बताए थे कि हर अपराध के दोबारा करने पर दंड में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि आपने देखा था कि जो बीएनएस है और बीएनएस में जो सेक्शन इसमें 13 है, तो सेक्शन 13 में केवल 2 चैप्टर इसमें बताया गया है, एक चैप्टर 10 और दूसरा चैप्टर 17 कि भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 के अंतर्गत और चैप्टर 17 के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया जाता है तो इसी चैप्टर के अंतर्गत यदि दूसरी बार अपराध किया जाता है तभी केवल दंड में वृद्धि हो सकती है। बाकी भारतीय न्याय संहिता में वर्णित अपराध को दोबारा किया जाता है तो वहां पर दंड में वृद्धि नहीं होगी। जो दंडादेश में वृद्धि होती है वो कहां पर होती है? वो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 के अंतर्गत और चैप्टर 17 के अंतर्गत। अब भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 10 है वह सिक्का के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, टिकट के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, और जो चैप्टर 17 है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और वह सिक्का के विरुद्ध कोई अपराध करता है, टिकट के विरुद्ध कोई अपराध करता है, संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उस अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति का विचारण किया जाता है और विचारण में अभियुक्त व्यक्ति का कन्विक्शन कर दिया जाता है, उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है और दोष सिद्धि करने के पश्चात उसको 3 बरस या 3 बरस से अधिक के कारावास से उसको दंडित कर दिया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी का अपराध कारित करता है
चोरी के अपराध के लिए उसका विचारण किया जाता है और विचारण में उसको 3 वर्ष तक के कारावास से उसको दंडित कर दिया जाता है। अब आगे चल करके दंडित होने के बाद भी वही व्यक्ति उसी चैप्टर के अंतर्गत पुनः चोरी का अपराध कारित करता है। अब दूसरी बार चोरी का अपराध करता है तो पहली बार जो चोरी के अपराध के लिए उसको दोषित किया गया है और दूसरी बार भी उसने चोरी का अपराध कर दिया है, तो अब पहला चोरी का अपराध करने के कारण जो दूसरा बार उसने चोरी का अपराध किया है, अब उसमें दंड में वृद्धि हो जाएगी। और दंड में वृद्धि आपने देखा था कि 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह कैसा अपराध है कि उस अपराध को दोबारा करने पर दंड में वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे अपराध के लिए यदि अभियुक्त व्यक्ति को पूर्व दोष सिद्ध किया गया है तो चार्ज फ्रेम करते समय उस चार्ज में प्रीवियस कन्विक्शन का भी उल्लेख किया जाएगा कि अभियुक्त ने पहले भी अपराध कारित किया है और बाकी इसके अलावा अभियुक्त के ऊपर पूर्व दोष सिद्धि का जनरल रूल यही है कि आरोप को नहीं लगाया जाता है। अभियुक्त यदि पहले कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसकी पूर्व दोष सिद्धि हुई है तो उस पूर्व दोष सिद्धि का जनरली आरोप में उल्लेख नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा अपराध है कि चार्ज फ्रेम करते समय पूर्व दोष सिद्धि का प्रीवियस कन्विक्शन का उसमें उल्लेख किया जाएगा, तो केवल 2 अपराध है, चैप्टर 10 के अंतर्गत और चैप्टर 17 के अंतर्गत। यही केवल 2 चैप्टर के अंतर्गत अपराध हैं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है और बाद में फिर उसने अपराध किया है, तो बाद वाले अपराध के लिए जब आरोप लगाया जाएगा तो उस आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का भी उल्लेख किया जाएगा, अदरवाइज पूर्व दोष सिद्धि का उसमें उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो ये आपका 7वां खंड है। तो अब देखें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि चार्ज की क्या कंटेंट्स होते हैं, चार्ज की क्या अंतर वस्तु होती है, चार्ज में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो एक तो आपने पढ़ लिया सेक्शन 234 में चार्ज के 7 कंटेंट्स बताए गए हैं। चार्ज में इन 7 बातों को लिखा जाएगा, लिखते समय इन सब का ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें क्या क्या आपने पढ़ा, धारा 234 में सबसे पहली चीज आपको क्या बताए कि चार्ज में क्या लिखा जाना चाहिए, अभियुक्त के ऊपर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उस अपराध का नाम आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको बताए यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि कोई अपराध का विनिर्दिष्ट नाम देती है, स्पेसिफिक नेम देती है, जैसे हत्या, लूट, डकैती इत्यादि, तो इसका भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देती है, तब ऐसी परिस्थिति में जो अपराध की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के इतने अंश को चार्ज में लिख दिया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगाया गया है। चौथा पॉइंट आपने देखा कि अभियुक्त जिस विधि के अंतर्गत अपराध किया है और जिस धारा के अंतर्गत अपराध किया है उस विधि का और उस धारा का उस आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए।
पांचवा पॉइंट आपको बताए कि अब यदि आरोप विरचित किया गया है और उस आरोप में जो कथन किया गया है वह कथन इस बात के समतुल्य होगा कि उस अपराध को लागू होने के लिए जितनी अपेक्षित शर्तें हैं वो सारी शर्त पूरा करके तब आरोप को लगाया गया है। छठा क्लाज आपने देखा, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और सातवां क्लाज आपने देखा कि आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का भी उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन कहां पर किया जाएगा कि पूर्व दोष सिद्धि के कारण जो दूसरा उसने अपराध किया है उस प्रीवियस कन्विक्शन के कारण दंड में वृद्धि हो सकती है। तो ऐसी पूर्व दोष सिद्धि जिससे दंड में वृद्धि हो सकती है, तब वहां पर आरोप विरचित करते समय पूर्व दोष सिद्धि का उल्लेख किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि वह कौन सा अपराध है जिसमें अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है, तो उस दोष सिद्धि के कारण पुनः वही अपराध करता है तो दंड में वृद्धि हो सकती है। वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 के अंतर्गत आपने देखा कि चैप्टर 10 के अंतर्गत, चैप्टर 17 के अंतर्गत यदि अपराध किया गया है और उस अपराध को पुनः वह दोबारा करता है, तब वहां पर पूर्व दोष सिद्धि का उस आरोप में उसका उल्लेख किया जाएगा। तो ये एक तो कंटेंट्स आपने पढ़ लिया, वो है सेक्शन 234। और सेक्शन 234 में आरोप विरचित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते समय ये 7 बातों का चार्ज में उल्लेख किया जाना चाहिए। अब धारा 234 के बाद धारा 235 है, और धारा 235 में अब आगे बताया गया है कि चार्ज में और किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो सेक्शन 235 में और ध्यान देंगे तो उसमें 4 कंटेंट्स और बताए गए हैं कि आरोप में और किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो अब चार्ज में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, तो पहली चीज तो ये देखा जाना चाहिए कि अपराध यह पर्सन के विरुद्ध हुआ है कि अपराध प्रॉपर्टी के विरुद्ध हुआ है। तो चार्ज में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है, इसका उल्लेख आरोप में किया जाना चाहिए। तीसरा शब्द उसमें देखें कि जो अपराध किया गया है वह अपराध किस समय किया गया है, उस टाइम का भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ प्लेस, स्थान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपराध किस स्थान पर घटित हुआ है। तो केवल 4 चीजें इसमें ध्यान रखना है कि धारा 235 के अंतर्गत चार्ज फ्रेम करते समय चार्ज में इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि जो ऑफेंस है वो पर्सन के विरुद्ध हुआ है कि प्रॉपर्टी के विरुद्ध हुआ है, इसका भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। तथा साथ ही साथ टाइम एवं प्लेस, समय एवं स्थान का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध फला समय किया है, अभियुक्त ने फला स्थान पर अपराध किया है, तो समय एवं स्थान का भी आरोप में उल्लेख किया जाना चाहिए। अब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, उसी धारा 235 में देखें तो 2 अपराध बताए गए हैं। और 2 अपराध क्या है, एक तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है और दूसरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है या आपराधिक न्यास भंग का अपराध है।
यदि दो अपराध है तो उसमें ठीक ठीक समय का उल्लेख करना कोई भी आवश्यक नहीं होगा। ऊपर नियम जनरल आपने क्या देखा कि जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि अभियुक्त ने किस समय अपराध किया है। लेकिन कौन सा ऐसा अपराध है कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते समय उसमें समय का उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं होगा। वह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दो अपराध बताए गए हैं। एक क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है और दूसरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। वास्तव में यदि आप याद करें तो ये दो ऐसे अपराध हैं जिसमें ठीक ठीक समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। अब जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने पढ़ा कि ए है और यह अपनी मोटरसाइकिल को यह बी नामक व्यक्ति के पास इंटरेस्ट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है और ए बी से कहता है कि आप मेरी मोटरसाइकिल का रख रखाव करिए और इस मोटरसाइकिल के रख रखाव का जो भी खर्चा आएगा मैं खर्चे आपको दे दूंगा। और ए बी के ऊपर विश्वास करके अपनी मोटरसाइकिल को बी को उसको दे देता है। अब यहाँ पर ए जब मोटरसाइकिल को बी के पास रख कर चला जाता है, अब 3 दिन बाद ही अब बी क्या करता है कि वह उस मोटरसाइकिल को बेच देता है। तो अब ए अब 6 महीने बाद आता है और कहता है कि आप मेरी मोटरसाइकिल दीजिए। तो पता लगा कि बी ने मोटरसाइकिल को बेच दिया है। तो बी ने यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कारित किया है, आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है। तो अब यहाँ पर ए को कहाँ ये पता चलेगा कि ए ने बी ने किस समय उसने मोटरसाइकिल को बेचा है, इस बात का ए को पता नहीं है। यह कैसा अपराध है जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको जानकारी ही नहीं हो पाएगी कि किस समय अपराध कारित किया गया है। इसलिए ऐसे अपराध में ठीक ठीक समय का उल्लेख करना कोई भी आवश्यक नहीं हो। तो ये दो केवल अपराध पढ़ेंगे, आपराधिक दुर्विनियोग। कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसको पड़ी हुई प्रॉपर्टी कोई मिल जाती है और उस प्रॉपर्टी का मिसएप्रोप्रिएशन कर डालता है या अपने इंटरेस्ट में उसका कन्वर्जन कर लेता है, अपने हित में उसको संपरिवर्तित कर लेता है। तो अब ये जिसकी प्रॉपर्टी खोई है उसको पता ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसके पास है, उसने किस समय जा करके उसको बेचा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भी ठीक ठीक समय का उल्लेख करना कोई भी आवश्यक नहीं होगा। इसीलिए उसमें लिख दिया है कि ये दो ऐसे अपराध हैं जिसमें ठीक ठीक समय का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि वह अपराध किस समय किया गया है। तो ये आपने देखा, ये धारा 235। अब देखें कि धारा 234 में आरोप विरचित करते समय 7 बातों का उसमें उल्लेख कर दिया गया। धारा 234 में चार्ज में धारा 235 के अंतर्गत 4 बातों का और उल्लेख कर दिया गया, अर्थात कुल 11 कंटेंट्स आपने पढ़ लिया। कि चार्ज जब फ्रेम किया जाएगा तो इन सारी बातों का आरोप में उल्लेख किया जाएगा। और चार्ज का ऑब्जेक्ट आपको क्या बताए, आरोप का उद्देश्य आपने देखा कि अभियुक्त व्यक्ति को इस बात का बोध करा देना कि उसने कौन सा अपराध कारित किया है, उसको पूर्ण रूप से उस अपराध के बारे में जानकारी हो जाए, ताकि अभियुक्त व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर के प्रभावशाली ढंग से अपना डिफेंस कर सके।
अब यदि चार्ज में धारा 234 का पूरा उल्लेख कर दिया जाता है, 7 कंटेंट्स का उल्लेख कर दिया जाता है, धारा 235 में 4 कंटेंट्स का उल्लेख कर दिया जाता है, अब इसके बावजूद भी अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं जान पाता है कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगाया गया है। 11 बातों का जनरली चार्ज में उल्लेख कर दिया जाएगा, तो अभियुक्त व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उसने कौन सा उसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है, किस धारा के अंतर्गत आरोप लगा है, किस स्थान पर उसने अपराध किया है, किस समय किया है। अब यदि इतनी बात का उल्लेख कर दिया जाएगा तो अभियुक्त को जनरली इस बात की जानकारी हो जाती है कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप है। लेकिन यदि धारा 234 की सारी बातों का चार्ज में उल्लेख कर दिया जाता है, धारा 235 की सारी बातों का आरोप में उल्लेख कर दिया जाता है, और इसके बावजूद भी अभियुक्त व्यक्ति यह नहीं जान पाता है कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगा है, तब ऐसी परिस्थिति में अब अगला सेक्शन 236 लागू होगा। धारा 236 कब लागू होगी? धारा 236 तब लागू होगी कि जब धारा 234 धारा 235 में वर्णित सारी बातों का उल्लेख यदि आरोप में कर दिया जाता है और इसके बावजूद भी अभियुक्त व्यक्ति नहीं जान पाता है कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तब धारा 236 कहती है कि तब आरोप विरचित करते समय अभियुक्त ने किस तरीके से अपराध किया है, कौन सा तरीका अपनाया है अपराध करने के लिए, उस तरीके का भी आरोप में उल्लेख किया जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है। जनरली जो आपने 11 पॉइंट पढ़ा, अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाते समय उन सारी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति को उस अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि इन 11 बातों का उल्लेख करने के बाद भी अभियुक्त यह नहीं जान पाता है कि उसके ऊपर कौन सा अपराध करने का आरोप लगा है, तब ऐसी स्थिति में उस रीति का भी उल्लेख करना होगा, उस तरीके का भी उल्लेख करना होगा कि अभियुक्त ने किस तरीके से किस रीति से अपराध किया है। जैसे दूसरा दृष्टांत देख लें, उसमें जैसे किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर छल करने का आरोप लगाया गया है, चीटिंग का आरोप है, तो उसमें इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि उसने छल किस तरीके से किया है। अब यह ऐसा अपराध है कि केवल छल का आरोप लगाया जाता है और वह नहीं समझ पाता है तो छल कैसे उसने किया है, किस रीति से उसने किया है, उसका भी आरोप में उल्लेख करना होगा। ये आपका ये धारा 236 है। तो अब देखें चार्ज का कंटेंट्स हो गया, 3 चीजें आपको बता दिए, चार्ज की परिभाषा, चार्ज फ्रेम करने का ऑब्जेक्ट, और तीसरा चार्ज के क्या कंटेंट्स होते हैं, आरोप की क्या अंतर्वस्तु होती है। 3 पॉइंट इसमें आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद इसमें अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न आगे ये है कि आरोप को जब विरचित किया जाता है तो आपने क्या देखा कि उसमें धारा 234, धारा 235 के जो कंटेंट्स बताए गए हैं उन सारे कंटेंट्स का चार्ज में उल्लेख करना चाहिए।
मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है। लेकिन आरोप विरचित करते समय, चार्ज फ्रेम करते समय जो सेक्शन 234, 235, 236 में बताया गया है, उसका उल्लेख करने में मजिस्ट्रेट ओमिशन करता है, लोप करता है। चार्ज फ्रेम करते समय धारा 234, 235 में जितने कंटेंट्स बताए गए हैं उसका उल्लेख करने में उससे त्रुटि हो जाती है, उससे लोप हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि आरोप विरचित करने में कोई भी गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आरोप में कोई भी गलती त्रुटि होती है तो वह गलती त्रुटि को कब उसको सब्सटेंशियल माना जाएगा, उस गलती त्रुटि को कब मैटीरियल समझा जाएगा, उस गलती त्रुटि को कब सारवान समझा जाएगा, उसको कब तात्विक उसको समझा जाएगा। तो अब देखें उसमें दो शब्द लिखा है। अब वो है धारा 238, सेक्शन 238। एक सेट तो आपने पढ़ लिया, चार्ज की परिभाषा, चार्ज का ऑब्जेक्ट, चार्ज के कंटेंट्स। अब देखें जो सेक्शन 238 है उसकी हेडिंग भी क्या है, ताकि गलतियों का प्रभाव। अब इसी चीज को आपको बताए कि चार्ज फ्रेम करने में मजिस्ट्रेट से कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है। आपने देखा कि 234, 235 में जो कंटेंट्स बताए गए हैं, मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि उन कंटेंट्स का चार्ज में उसको उल्लेख करना चाहिए। लेकिन चार्ज में उल्लेख करने में वह ओमिशन करता है, उसमें से कोई बात वह छोड़ देता है, उसको उससे चार्ज फ्रेम करने में गलती त्रुटि हो जाती है। तो वो जो गलती त्रुटि हुई है उसका क्या प्रभाव होगा। तो अब क्या ध्यान रखना है कि चार्ज फ्रेम करने में कोई गलती त्रुटि होती है तो ऐसी गलती त्रुटि को तभी सब्सटेंशियल माना जाएगा, तभी उसको सारवान माना जाएगा। पहला पॉइंट अंडरलाइन करें कि जब वह उस गलती त्रुटि के कारण अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया है। एक शब्द ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा शब्द है कि अभियुक्त व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं हो पाया है। अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। समझें, यही दो पॉइंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आरोप को विरचित किया जाता है तो आपने देखा कि आरोप में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, उसका स्पष्ट रूप से धारा 234, 35 में उल्लेख कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट को उन सारी बातों को चार्ज में लिखना चाहिए। लेकिन चार्ज फ्रेम करते समय मजिस्ट्रेट उसको लिखने में ओमिशन करता है, छोड़ देता है, कोई उसमें से कंटेंट को नहीं लिखता है, उससे गलती हो जाती है, मजिस्ट्रेट से त्रुटि हो जाती है। तो उस गलती त्रुटि का क्या प्रभाव होगा, ये देखा जाएगा कि वास्तव में गलती त्रुटि किस तरीके की है। यदि गलती त्रुटि सब्सटेंशियल है, सारवान है, मटेरियल है, अर्थात कि उससे अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है और अभियुक्त व्यक्ति के साथ
जस्टिस नहीं हो पाया है, तब ऐसी परिस्थिति में उस गलती त्रुटि को सब्सटेंशियल माना जाएगा। अदरवाइज उस गलती त्रुटि को इग्नोर कर दिया जाएगा। गलती त्रुटि महत्वपूर्ण कब समझी जाएगी कि उस गलती त्रुटि के कारण अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया और वस्तुतः उसके साथ न्याय नहीं हो पाया, तब तो गलती त्रुटि महत्वपूर्ण समझी जाएगी। महत्वपूर्ण शब्द प्रॉपर नहीं है, अब केवल समझ रहे हैं कि नहीं इसलिए मैं बोल गया। उसमें लिखा है कि सब्सटेंशियल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उस सारवान है कि नहीं है। तो गलती त्रुटि सब्सटेंशियल कब मानी जाएगी? दो ही परिस्थिति में मानी जाएगी। जब उस गलती त्रुटि के कारण अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया है और अभियुक्त के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तब क्या होगा? तब उस गलती त्रुटि को उसको सब्सटेंशियल माना जाएगा। और जब सब्सटेंशियल माना जाएगा तो अगली धारा के अंतर्गत अब उस चार्ज में तब परिवर्धन करना होगा, तब उसमें अल्ट्रेशन करना होगा, उसमें एडिशन करना होगा। लेकिन आरोप में जो गलती त्रुटि हुई है वह सब्सटेंशियल नहीं है, अभियुक्त उससे भुलावे में नहीं पड़ा है, अभियुक्त व्यक्ति के साथ जस्टिस हुआ है। तो जो गलती त्रुटि हुई है उस गलती त्रुटि को क्या किया जाएगा? उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यदि गलती त्रुटि सब्सटेंशियल है, उसके कारण अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तब ऐसी परिस्थिति में उस गलती त्रुटि को तात्विक समझा जाएगा, उसको मैटेरियल समझा जाएगा, उसको सब्सटेंशियल माना जाएगा। और तब इसका प्रभाव होगा कि अगली धारा के अंतर्गत अब उस चार्ज में परिवर्धन करना। इसमें दो दृष्टांत देखें। धारा 238 में लिखा है कि ए एक व्यक्ति है और इसके ऊपर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या कारित करने का आरोप है। अब जो चार्ज फ्रेम किया गया है, चार्ज फ्रेम करते समय उसमें क्या लिखा गया है कि ए के ऊपर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या कारित करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति की हत्या कारित हुई थी उस व्यक्ति का नाम खुदा बख्श नहीं था। उसका क्या नाम था? हैदर बख्श उसका नाम था। अब चार्ज में क्या लिख दिया? खुदा बख्श लिख दिया। दूसरी चीज, जो तारीख भी है वह 21 जनवरी न हो करके वह तारीख क्या है? वह 20 जनवरी है। तो अब चार्ज फ्रेम करने में यहाँ मजिस्ट्रेट से गलती तो हो गई, यहाँ उससे त्रुटि तो हो गई कि जिस व्यक्ति की हत्या कारित किया गया है तो उसका नाम खुदा बख्श है, लेकिन उसमें लिख दिया गया है कि हैदर बख्श की हत्या कारित किया है और डेट भी उसमें गलत लिख दिया है, 21 जनवरी है 20 जनवरी लिख दिया गया है। तो अब आगे देखें। अब यहाँ पर यदि ए ने इससे पहले कोई भी अपराध कारित नहीं, हत्या का अपराध इससे पहले ए ने कोई नहीं किया है, ए इससे पहले हत्या का कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, और जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लिया था, मजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी किया था, उस दौरान ए को बार बार उसने खुदा बख्श तो बोला लेकिन वो हैदर बख्श भी समझता भी रहा।
हैदर बख्श का ही वो समझ करके और सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तो अब यहाँ पर चार्ज फ्रेम करने में भले गलती और त्रुटि हुई है, अभियुक्त कोई भुलावे में नहीं पड़ा है, क्योंकि इससे पहले उसके ऊपर किसी व्यक्ति की हत्या करने का आरोप ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हत्या उसने हैदर बख्श की किया है उसी का उसके ऊपर आरोप लगा है, और उससे जो भी प्रश्न मजिस्ट्रेट पूछ रहा है वह हैदर बख्श की हत्या समझ करके ही और सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है। तो यहाँ पर अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में नहीं पड़ा है। चार्ज फ्रेम करने में गलती त्रुटि तो हुई है, लेकिन उसके कारण अभियुक्त भुलावे में नहीं पड़ा है। अभियुक्त के साथ यहाँ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी गलती त्रुटि को इग्नोर कर दिया जाएगा और ऐसी गलती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके नीचे देखें, अब उसके नीचे क्या लिखा है कि ये एक व्यक्ति है और इसके ऊपर 23 जनवरी 2023 को इसका इसमें हैदर बख्श की हत्या कारित करने का आरोप है, और साथ ही साथ 21 जनवरी 20 जनवरी नहीं, एक ही ठीक है, पहला 20 जनवरी है और दूसरा 21 जनवरी है। अब 21 जनवरी 2023 को इसकी हत्या का आरोप है। इसमें खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। ए पर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या का आरोप है और 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। अब इसमें क्या है, अब देखें, खुदा बख्श जिसने उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की अब हत्या के लिए विचारित हुआ, तो जब उसका विचारण हैदर बख्श की हत्या कारित करने के लिए हुआ, तो अब खुदा बख्श के हत्या के मामले में अब जो गवाह थे वो सारे गवाह खुदा बख्श के उपस्थित हो गए और उनकी गवाही मजिस्ट्रेट ने ले लिया। तो अब यहाँ पर अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ जाएगा कि उसके ऊपर हत्या करने का आरोप है हैदर बख्श का, और हैदर बख्श के हत्या के लिए जब विचारण हो रहा है तो जो खुदा बख्श है उसके सारे गवाह वहां पर आ जाते हैं, और जब इसका विचारण किया जाता है खुदा बख्श की हत्या के लिए तो हैदर बख्श के गवाह सब उसमें उपस्थित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ जाएगा, और जब भुलावे में पड़ जाएगा तो यहाँ पर जो गलती त्रुटि हुई है इस गलती त्रुटि को अब इसको सब्सटेंशियल माना जाएगा, इस गलती त्रुटि को सारवान समझा जाएगा, और जब गलती त्रुटि सारवान होगी तब उसका प्रभाव क्या होगा, तब अब प्रभाव ये होगा कि अगली धारा के अंतर्गत अब क्या किया जाएगा कि उस चार्ज में परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जाएगा। तो अब देखें कि अब धारा 238 के बाद जो धारा 239 है उसकी हेडिंग क्या है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। तो न्यायालय आरोप में परिवर्तन कब कर सकता है कि जब धारा 238 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आरोप विरचित किया गया है उस आरोप के विरचन में जो गलती त्रुटि हुई है उस गलती त्रुटि के कारण यदि अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया है, अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हुआ है, तब अगली धारा 239 के अंतर्गत
आरोप में परिवर्तन परिवर्धन को करना होगा। लेकिन यदि धारा 238 में वह गलती सारवान नहीं है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह तात्विक नहीं है, तब उस गलती त्रुटि को क्या किया जाएगा? उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। आपको कई जगह मैंने बताया है, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपने पढ़ा, वहां पर भी बताए थे धारा 100 लास्ट सेक्शन के अंतर्गत कि वहां पर भी आपने देखा था कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण नवीन विचारण का आधार नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को जो साक्ष्य छोड़ देना चाहिए, मजिस्ट्रेट ने उस साक्ष्य को ग्रहण कर लिया। मजिस्ट्रेट को जो साक्ष्य छोड़ देना चाहिए उसको ग्रहण कर लिया, जो ग्रहण करना चाहिए उसको छोड़ दिया। तो अब केवल साक्ष्य को जो गलत ढंग से, अनुचित ढंग से उसका ग्रहण अग्रहण हो गया है, तो केवल इतने मात्र से वो नवीन विचारण का आधार नहीं बन सकता है। अर्थात यदि उसमें अभियुक्त के साथ जस्टिस हो गया है, सिविल मामला है पार्टी के साथ जस्टिस हो गया है, तो प्रक्रिया को एडाप्ट करने में मजिस्ट्रेट न्यायालय से कोई भी गलती त्रुटि होती है तो उस गलती त्रुटि को उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। यदि वो गलती त्रुटि सब्सटेंशियल नहीं है तब उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन गलती त्रुटि महत्वपूर्ण है, तात्विक है, सब्सटेंशियल है, उस गलती त्रुटि के कारण अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया है, तब अगली धारा के अंतर्गत, धारा 239 के अंतर्गत अब आरोप में परिवर्तन परिवर्धन किया जा सकता है। अल्ट्रेशन और एडिशन उसमें किया जा सकता है। तो अब देखें धारा 239। अब इसमें सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आरोप में अब जो भी इसमें परिवर्तन परिवर्धन किया जाएगा, तो पहला पॉइंट अंडरलाइन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि आरोप में परिवर्तन किस स्टेज पर किया जा सकता है, किस प्रक्रम पर आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखें, अब उसमें लिखा है कि लिखेगा कि जांच के दौरान, विचारण के दौरान, निर्णय से पहले, तो सीधे जो लिखा है वही उसका उत्तर है। और क्या है कि निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सकता है। तो किस स्टेज पर आरोप में परिवर्तन परिवर्धन हो सकता है? तो निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप में परिवर्तन परिवर्धन किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पीटी के लिए। अब दूसरी चीज, कि अब मान लीजिए कि आरोप में जो भी परिवर्तन परिवर्धन किया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? अभियुक्त को उसको पढ़कर सुनाया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। तो आरोप में जो भी परिवर्तन परिवर्धन किया गया है तो अभियुक्त को भी उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा तथा साथ ही साथ उसको समझाया भी जाएगा। अब देखें तीसरा और चौथा इसका क्लाज क्या कहता है। अब तीसरा क्लाज ये कहना चाहता है कि जैसे अब मान लीजिए कि आरोप में परिवर्तन कर दिया गया, तो अब आरोप में परिवर्तन करने के पश्चात मजिस्ट्रेट न्यायालय ये देखेगा कि ये जो आरोप में परिवर्तन हुआ है, अभियुक्त व्यक्ति को अपने मामले की प्रतिरक्षा करने में और जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपने मामले को कंडक्ट करने में कोई कठिनाई तो उत्पन्न नहीं होगी। जैसे चार्ज में परिवर्तन परिवर्धन केवल आरोप में परिवर्तन कर दिया गया। अब आपने देखा कि निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय
आरोप में परिवर्धन किया जा सकता है। अब मान लीजिए ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान आरोप में परिवर्धन कर दिया गया, तो जब परिवर्तन उसमें कर दिया गया तब आगे क्या किया जाएगा? अब आगे ये देखा जाएगा कि ये जो आरोप में परिवर्तन किया गया है, अभियुक्त व्यक्ति को अपने मामले की प्रतिरक्षा करने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी। जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकील है, जो मामले का संचालन कर रहा है, उसको कोई कठिनाई तो नहीं होगी। अब यदि मजिस्ट्रेट ये पाता है ये आरोप में जो परिवर्तन किया गया है या इसमें कोई एडिशन किया गया है, परिवर्धन किया गया है, उसमें कोई चीज जोड़ी गई है और उसके कारण न तो अभियुक्त को अपने मामले का डिफेंस करने में कोई कठिनाई है, न तो प्रोसिक्यूशन को अपने मामले का संचालन करने में कोई कठिनाई है, तब क्या किया जाएगा? तब यह मान लिया जाएगा कि आरोप में जो परिवर्धित आरोप है, इसी को देखें लिखा है कि ये मान लिया जाएगा कि जैसे यही मूल उसके ऊपर आरोप लगाया गया। मतलब जो परिवर्धित आरोप है, इसके बारे में क्या समझा जाएगा कि शुरू में यही आरोप लगाया गया था, मूल आरोप यही लगाया गया था, लेकिन कब और आगे विचारण की कार्यवाही को प्रारंभ कर दिया जाएगा जैसे मानो कि पहले यही आरोप लगाया गया था। लेकिन कब, उसको ध्यान में रखना है कि जब मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि जो गलती त्रुटि हुई है उसके कारण जो चार्ज में परिवर्तन किया गया है उससे अभियुक्त को अपने बचाव करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन को अपने मामले को कंडक्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो जो परिवर्तित आरोप है इसी को मूल आरोप समझ लिया जाएगा जैसे पहले से ही यही आरोप अभियुक्त के ऊपर लगाया गया था। लेकिन अब इसके विपरीत, अब चौथा पॉइंट देखें, अब इसके ठीक विपरीत लिखा है। अब मान लीजिए कि जो चार्ज में जो परिवर्धन किया गया है, जो अल्ट्रेशन एडिशन किया गया है, मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि ऐसे अल्ट्रेशन एडिशन के कारण अभियुक्त व्यक्ति को अपने मामले का डिफेंस करने में कठिनाई होगी। जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपने मामले का संचालन करने में कठिनाई होगी। अब क्या किया जाएगा? यदि कोई कठिनाई नहीं होगी तब उपधारा 3 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि जो परिवर्तित आरोप है उसी को मूल आरोप समझ लिया जाएगा और आगे विचारण की कार्यवाही को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जहां मजिस्ट्रेट का ये विचार है कि आरोप में जो गलती त्रुटि हुई है उस गलती त्रुटि के कारण जो उसमें परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तित आरोप के कारण अभियुक्त को अपने मामले का डिफेंस करने में कठिनाई हो सकती है, अभियोजन पक्ष को अपने मामले का संचालन करने में कठिनाई हो सकती है, तब मजिस्ट्रेट विचारण को क्या करेगा? वहीं पर स्थगित कर देगा। और तब फिर क्या होगा? अब देखें, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 2 पॉइंट इसमें अंडरलाइन करें कि तब वहां पर क्या करेगा। देखें कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय नए विचारण का निर्देश दे सकता है। अब ये नहीं कि जो विचारण चल रहा था आगे वहीं पर उसको बढ़ा देगा। तो यदि उसको लगता है कि अभियुक्त को मामले का डिफेंस करने में कठिनाई हो सकती है, अभियोजन पक्ष को अपने मामले का संचालन करने में परेशानी हो सकती है, तब क्या करेगा मजिस्ट्रेट? नए विचारण का वह निर्देश दे सकता है। एक शब्द ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। या दूसरा क्या कर सकता है उसको अंडरलाइन करें, या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितना आवश्यक हो
क्या कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। ये जो चौथा पॉइंट है, इसको भी प्रीलिम्स में इसको पूछा गया है। तो मेन यही 4 पॉइंट इसमें जानना है आपको। तो इसमें देखें कि धारा 239 में 4 पॉइंट आपको क्या बताए। पहली चीज आपने क्या देखा कि आरोप में परिवर्तन परिवर्धन किस स्टेज पर किया जा सकता है। तो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। जब चार्ज में परिवर्तन परिवर्धन कर दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी बनती है कि उसको अभियुक्त को पढ़ करके सुनाए और उसको समझाए। अब तीसरी चीज आपने क्या देखा कि अब आरोप में जो परिवर्तन परिवर्धन किया गया है उसके कारण विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को अपना बचाव करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। जो अभियोजन पक्ष है, जो मामले को संचालित कर रहा है, उसको भी कठिनाई नहीं होगी। तब न्यायालय क्या मान लेगा, ये मान लेगा कि जो परिवर्तित आरोप है यही मूल आरोप है और आगे विचारण की प्रक्रिया को बढ़ा देगा। लेकिन चौथे पॉइंट के अंतर्गत आपने देखा कि मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि जो आरोप में परिवर्तन किया गया है, जो उसमें कुछ जोड़ा गया है, उसके कारण अभियुक्त व्यक्ति को अपना बचाव करने में कठिनाई होगी। अभियोजन को अपने मामले का संचालन करने में कठिनाई होगी। तब मजिस्ट्रेट दो काम करेगा। क्या करेगा? पहला अंडरलाइन आपने किया कि नए विचारण के लिए निर्देश दे सकता है, या दूसरी चीज उस विचारण को जितना समय के लिए उचित समझता है उसको पोस्टपोन कर देगा, उसको स्थगित कर देगा। ये आपका न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन परिवर्धन कब किया जा सकता है। तो पूछता है कब किया जा सकता है। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। अब इसके बाद जब आरोप में परिवर्तन परिवर्धन जब हो जाता है तब अगला स्टेप मजिस्ट्रेट का क्या होना चाहिए कि अगले सेक्शन अब 240 के अंतर्गत जब चार्ज में कोई भी परिवर्तन परिवर्धन कर दिया जाता है तो अब वहां पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है कि अब मान लीजिए कि कोई साक्षी है और उस साक्षी की परीक्षा हो चुकी है और उसके बाद तब उस चार्ज में परिवर्तन परिवर्धन किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस साक्षी को भी सम्मन जारी करेगा। उस साक्षी को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और फिर से उसके बारे में उसकी परीक्षा भी की जाएगी। अन्य किसी व्यक्ति को न्यायालय उचित समझता है तो उसको भी बुला सकता है और वह उसकी परीक्षा भी कर सकता है। तो अब धारा 240 के अंतर्गत जब आरोप में परिवर्तन परिवर्धन कर लिया जाता है तब इसके बाद अब मान लीजिए ट्रायल चल रहा है, उस दौरान आरोप में परिवर्तन किया गया और ट्रायल जब प्रारंभ हुआ था उसमें साक्षी की परीक्षा हो चुकी है और इसके बाद उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो अब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जिन साक्षियों की चार्ज में परिवर्तन से पहले परीक्षा हो चुकी है उन साक्षियों को सम्मन जारी कर सकता है, उसको बुला सकता है और उनकी परीक्षा कर सकता है। तो ये टोटल एक पार्ट इसका आपको पढ़ाए धारा 234 से लेकर के और धारा 240 तक कि चार्ज का प्रारूप क्या है। अर्थात इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आरोप की परिभाषा आपको बताए, आरोप का उद्देश्य आपने पढ़ा, चार्ज के क्या कंटेंट्स होते हैं, धारा 234, 35, 36 में आपने पढ़ा। अब आगे इम्पॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा कि
चार्ज में कोई भी परिवर्धन किया जाता है, सॉरी, चार्ज में कोई भी गलती त्रुटि होती है तो उस गलती त्रुटि को कब उसको सब्सटेंशियल माना जाएगा। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें आपने देखा कि उस गलती त्रुटि के कारण अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया है और अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हुआ है, तब जो आरोप में गलती त्रुटि हुई है तब उसको सारवान समझा जाएगा, उसको तात्विक समझा जाएगा, उसको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। और यदि चार्ज में ऐसी कोई गलती त्रुटि नहीं हुई है जिससे अभियुक्त भुलावे में पड़ जाए, तब वहां पर चार्ज में कोई परिवर्धन नहीं किया जाएगा। और जो चार्ज में कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि भुलावे में नहीं पड़ा है, तब उसका प्रभाव क्या होगा कि अभियुक्त व्यक्ति के बारे में, जैसे यहाँ पर मजिस्ट्रेट अब ये मान लेगा कि यहाँ पर अभियुक्त के साथ यदि जस्टिस हो गया है तो जो गलती त्रुटि हुई है उसको इग्नोर समझा जाएगा। और फिर आपने देखा कि चार्ज में जो भी गलती त्रुटि हुई है, अब यदि वो तात्विक है तब उस गलती त्रुटि को दूर करने के लिए अब आरोप में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन कब किया जाएगा, किसी चीज पर किया जाएगा, परिवर्तन जब किया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, विचारण आगे जारी रहेगा कि विचारण को स्थगित किया जाएगा। ये सारी चीजें सेक्शन 239 के अंतर्गत आपने देखा। और फिर जब चार्ज में परिवर्धन कर दिया गया और जिन साक्ष्यों की पहले ही परीक्षा हो चुकी थी उसके बाद चार्ज में परिवर्तन किया गया है, तो क्या करना होगा, उन साक्ष्यों को बुलाना होगा, फिर से उसकी परीक्षा उसकी फिर से की जाएगी। तो एक पार्ट में सवाल यही बनता है कि चार्ज को परिभाषित कीजिए, चार्ज का उद्देश्य क्या है, चार्ज की अंतर्वस्तु का उल्लेख कीजिए। उसी में आगे सवाल बनता है कि आरोप विरचित करने में कोई गलती त्रुटि है तो उस गलती त्रुटि को कब उसको तात्विक, कब उसको सारवान समझा जाएगा। और फिर न्यायालय आरोप में परिवर्तन एवं परिवर्धन कब कर सकता है। ये पूरा सब पर प्रश्न बन जाता है। बस।